नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह का पाठ छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख, जिनके कवि उमाशंकर जोशी जी हैं, इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। मतलब सारांश रूप में आप कविता का पूरा सार समझ जाएंगे तो आपको कविता पढ़ने में आसान हो जाएगा। और नीचे एग्ज़ाम के लिए प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम पास है, इसलिए मैं आपको आसानी के लिए इजी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। तो इससे पहले बच्चों मैं क्लास 12 आरोह और वितान का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चों। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। छोटा मेरा खेत। कवि ने रूपक के माध्यम से अपने कवि कर्म को कृषक के समान बताया है। मतलब इसमें कवि कृषक के ऊपर बहुत ही ध्यान दे रहे हैं, और खेत क्या होता है, प्रकृति क्या है, इसके ऊपर कवि प्रकाश डालने की कोशिश किए हैं। तो कवि ने रूपक के माध्यम से अपने कवि कर्म को कृषक के समान बताया है। मतलब कृषक की जीवन किस तरह होता है, वैसा अपने आप को बताया है। किसान अपने खेत में बीज बोता है, बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, फिर पुष्पित पल्लवित होकर जब परिपक्वता को प्राप्त होता है तब उसकी कटाई होती है। यह अन्य जनता का पेट भरता है। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि किसान जो होता है अपने किसान का जीवन कितना कष्टकर होता है, कितना वह काम करता है, खेत में बीज बोता है, फिर प्लांट लगाता है, उसको मेहनत करता है, उसके बाद क्या होता है, कटाई होती है, और फिर अन्न की पैदावार होती है। तो कृषक ही तो सबका पेट भरता है। कवि कागज को अपना खेत मानता है। किसी क्षण आई भावनात्मक आंधी में वह इस कागज पर बीज वपन करता है। कल्पना का आश्रय पाकर भाव विकसित होता है, यही बीज का अंकुरन है। शब्दों के अंकुर निकलते ही कृति रचना स्वरूप ग्रहण करने लगती है। तो जिस तरह देखिए एक कृषक किस तरह से खेत में बीज डालता है, अंकुरित होता है, परिपक्व होता है, फिर जो है सबका जनता का पेट भरता है, उसी तरह जो कोई कवि होते हैं, तो जिस तरह कोई कृषक का खेत होता है, तो कवि का जो कवि के लिए क्या है, कागज का टुकड़ा ही उसके लिए खेत है, और उस पर अनेक तरह की कृतियाँ वे लिखते हैं, और वह मनुष्य तक पहुँचता है। मनुष्य का क्या होता है, विचार निर्मल होता है, पढ़ने के बाद आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो इसी बात को कवि इस पाठ के माध्यम से बताया है। तो इस अंकुरन से प्रस्फुटित हुई रचना में अलौकिक रस होता है। मतलब जब इस रचना को कोई पढ़ता है तो क्या होता है, उसके अंदर अलौकिक रस, मतलब आत्मा को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। कोई भी बुक अगर हम लोग पढ़ते हैं और उसमें अगर हर तत्व हमको मिलता है तो क्या होता है, उससे हमारी आत्मा की शांति होती है। हमारे मन का जो है मन के अंदर जो है साहस जगता है। तो अनंत काल तक पाठक को अपने में डुबोए रखता है, और क्या होता है, पाठक जो होता है उस भाव सौंदर्य में डुबकी लगाता है। कवि ऐसी खेती करता है जिसकी कविता का रस कभी समाप्त नहीं होता है। मतलब यह मनुष्य के अंदर मनुष्य जब उस कविता को पढ़ता है तो क्या होता है, उसको जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो इसी के बारे में छोटा मेरा खेत कवि बताने की कोशिश किए हैं। और दूसरा क्या है, बगलों के पंख। तो देखिए बगलों के पंख में कवि क्या कहना चाहते हैं। यह कविता प्रकृति सौंदर्य से संबंधित है। प्रकृति हमारा कितना सुंदर है। हाँ, ईश्वर जो प्रकृति बनाए हैं, एक एक फूल देखिए किस तरह से खिले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। जब आप जाएंगे देखने के लिए प्रकृति को, तो ऐसा ऐसा रहस्य छिपा हुआ है, इतना सुंदर लगता है। क्या मनुष्य इस चीज़ को बना सकता है। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं कि
प्रकृति सौंदर्य से संबंधित है। आकाश में काले-काले बादल छाए हुए हैं, साँझ का समय है मतलब शाम का समय है। सफ़ेद पंखों वाले बगुले पंक्तिबद्ध होकर आकाश में विहार कर रहे हैं और शाम के समय में क्या हो रहा है, बगुले जो हैं एकदम लाइन में होकर के आकाश में विचरण कर रहे हैं। कभी इन बगुलों को देखता ही रह जाता है, तो कभी जब जाता है प्रकृति को देखता है, निहारता है, तो उसे यह सौंदर्य इतना सुंदर लगता है कि उस चीज़ को देखते ही रह जाता है। उसे लगता है कि बगुलों की ये पंक्तियाँ उसके नयन चुरा लेगी। मतलब उनको ऐसा लगता है, इतना वो खो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बगुला जो है उनके नयन मतलब आँखों को चुरा लेगी। तो कवि उसमें खो जाना चाहता है प्रकृति में। तो दोनों चीज़ देखिए, कविता प्रकृति से संबंधित है, एक कृषि से संबंधित है, कृषक का जीवन किस तरह होता है, फिर कवि का जीवन उसी से तुलना किए हैं लेखक, और दूसरा बगुलों के पंख, इसमें प्रकृति के सौंदर्य को दिखाया गया है। तो बच्चों, आप इस कविता का सार अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए, इसमें आप लोगों के एग्जाम के लिए नीचे प्रश्न उत्तर दिया गया है। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? अथवा छोटा मेरा खेत कविता में छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना क्यों कहा गया है? अथवा छोटा मेरा खेत कविता में कागज का पन्ना और खेत में किस आधार पर समानता दर्शाई गई है? तो देखिए, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर इसका आंसर क्या है? आंसर है कि कवि अपने कवि कर्म को किसान के कर्म जैसा बताता है। क्या बताता है? जिस तरह किसान का जीवन होता है, किसान किस तरह से धरती में क्या करता है, बीज लगाता है, फिर वह क्या होता है, प्लांट बनता है, पौधा बनता है, और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें क्या होता है, फल लगता है। तो इसी तरह कवि जो होते हैं, कवि जब कविता लिखते हैं तो उसी तरह का काम करते हैं जिस तरह एक किसान खेती करता है। तो कवि का जीवन भी उसी तरह का होता है। यह कविता की समानता खेती करने से करना चाहता है, इसलिए वह कागज के पन्ने को छोटा चौकोना खेत कहता है। जिस प्रकार खेत में ही बीज, जल, रसायन आदि डाले जाते हैं और उसमें से अंकुर, फल फूल आदि उगते हैं, उसी प्रकार कागज के पन्ने पर ही कवि के भाव, शब्द, अलंकार, रस आदि के रूप में प्रकट होते हैं। तो देखिए, कितना सुंदर इसमें कवि तुलना किए हैं, एक कृषक का जीवन और एक कवि का जीवन, दोनों का जीवन एक ही तरह का होता है। तो क्या होता है, कवि क्या करते हैं, कागज के पन्ने पर ही भाव लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, उसमें अलंकार बनता है, और फिर रस मतलब जो पढ़ते हैं श्रोता, जब उस चीज़ को सुनते हैं, पाठक जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, भाव जगता है, रस की प्राप्ति होती है। अनेक तरह का रस होता है, जैसे वीर रस, रौद्र रस, करुण रस। तो आप तो रस चैप्टर पढ़े होंगे तो देखते होंगे कि उसमें कितने तरह के रस होते हैं। तो कवि भिन्न-भिन्न प्रकार से कविता की रचना करते हैं। तो पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, रचना के संदर्भ में अंधर और बीज क्या है? उत्तर, रचना के संदर्भ में अंधर का तात्पर्य है भावना का आवेग। अंधर किसको कहा जाता है? जैसे आंधी तूफान आता है, उसी को अंधर कहा जाता है। तो रचना में भी क्या होता है, अंधर होता है। जैसे रचना के संदर्भ में अंधर का क्या तात्पर्य है? भावना का आवेग, मतलब भावना जगता है, उसमें कोई अज्ञात प्रेरणा जिसके कारण मन में कोई भाव जाग उठता है। जैसे हिरोशिमा में पत्थर पर झुलसे हुए आदमी का चित्र देखकर कवि अज्ञेय के मन में एक भावनात्मक अंधर उठ खड़ा हुआ। बीज का तात्पर्य है किसी निश्चित विषय वस्तु का मन में जाग उठना। जब कोई विषय कवि के हृदय को कुदेरने लगता है और बिंब के रूप में तैयार होकर अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल होने लगता है, तो उसे बीज रोपना कह सकते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, कब कोई कवि हो या कहानीकार होता है, उसके अंदर क्या होता है, कोई भावना जब उसके उनके अंदर उथल-पुथल होने लगता है, जब उनके मन के अंदर कोई विचार ऐसा आता है, उस विचार को वो क्या करना चाहते हैं, अपने
कविता के माध्यम से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कविता लिखते हैं। फिर मनुष्य उसको क्या करता है? सुनता है, पढ़ता है। उसके अंदर क्या होता है? अनेक तरह के रस प्राप्त होते हैं, उनके मन को शांति मिलती है। तो इस तरह से कवि कहना चाह रहे हैं कि एक कृषक का जीवन और एक कवि का जीवन एक ही तरह का होता है। तीसरा प्रश्न, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित इंगित किया है? उत्तर, कवि ने रचना कर्म अर्थात कविता को रस का अक्षय पात्र कहा है। कवि का तात्पर्य है कि कविता में निहित सौंदर्य, रस और भाव न तो कभी कम होता है न नष्ट होता है। वह अनंत काल तक अपने रस को अक्षुण्ण बनाए रखता है। शताब्दियों बाद तक भी पाठक उसके रस में मग्न होते रहते हैं। अब चौथा आपको व्याख्या करने के लिए आएगा। पहला प्रश्न है, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। दूसरा, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। तो पहला क्या है? पहला का उत्तर देखिए क्या है? जब कवि के मन में किसी भाव का बीज जागा, उसे रसायन मिला, उसे पाकर कवि अहंग मुक्त हुआ, उसके साथ रचा बसा, उसे आत्मसात किया, तो धीरे धीरे शब्द रूपी अंकुर फूटे, उनमें विशेष भाव के पत्ते और फूल फल लगे। दूसरा है, कवि का आशय है कि कविता में बीज तो क्षण भर में ही बोया जाता है। कहीं किसी भावनात्मक आवेग से कविता किसी क्षण फूट पड़ती है, परंतु उसकी फसल तत्क्षण समाप्त नहीं होती, वह अनंत काल तक फल देती रहती है। कविता का रस जितना लुटाओ वह कम नहीं होता। एक प्रकार से कविता कालजयी होती है। अब देखिए कविता के आसपास का कुछ प्रश्न है। शब्दों के माध्यम से जब कवि दृश्यों, चित्रों, ध्वनि योजना अथवा रूप रस गंध को हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों में साकार कर देता है तो बिंब का निर्माण होता है। इस आधार पर प्रस्तुत कविता में बिंब की खोज करें। उत्तर है, इन कविताओं में दृश्य बिंब उकेरे गए हैं। जैसे पहला, छोटा मेरा खेत चौकोना। दूसरा, कागज का एक पन्ना। तीसरा, कोई अंधर कहीं से आया। चौथा, शब्द के अंकुर फूटे। पांचवा, पल्लव पुष्पों से निमित। छठा, झूमने लगे फल। सातवां, अमृत धाराएं फूटती। आठवां, नभ में पाती, बंधे बगुलों की पाखें। 9 नंबर है, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। 10, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। दूसरा प्रश्न है, जहां उपमेय और उपमान का आरोप हो रूपक कहलाता है। इस कविता में से रूपक का चुनाव करें। उत्तर, इन कविताओं में निम्नलिखित रूपकों का प्रयोग हुआ है। उपमेय और उपमान। जैसे पहला है, कागज का एक पन्ना। उपमान, छोटा मेरा खेत चौकोना। दूसरा है, भावनात्मक जोश। उपमान है, अंधर। तीसरा है, विषय और उपमान है, बीज। चौथा है, कल्पना। उपमान है, रसायन। पांचवा, शब्द और इसमें उपमान है, अंकुर। छठा, अलंकार सौंदर्य और उपमान है, पल्लव पुष्प। सातवां, रस। उपमान फल। आठवां, आनंदपूर्ण भाव और उपमान है, अमृत धाराएं। 9 नंबर है, रस का अनुभव करना। उपमान कटाई। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, छोटा मेरा खेत किसे कहा गया है? उत्तर, छोटा मेरा खेत प्रतीकात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने अपनी रचनाशीलता की तुलना कृषि कर्म से की है। उन्होंने अपनी सृजनशीलता को छोटे खेत की संज्ञा दी है, जिसमें वह भावों के बीज उगाता है और उसके फल फूलों को अनंत काल तक काटता है। दूसरा प्रश्न, छोटा मेरा खेत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, छोटा मेरा खेत कविता का मूल भाव यह है कि कविता का जन्म किसी अज्ञात प्रेरणा से किसी विशेष क्षण में होता है। जब कवि अहंकार मुक्त होकर पूरी तन्मयता से कविता के मूल भाव को मन में स्थान देता है तो उनमें से शब्द, भाव, अलंकार आदि काव्य गुण स्वमेव फूटने लगते हैं। कविता रूपी फसल की विशेष बात यह है कि इसका रस अनंत काल तक लिया जा सकता है। यह कभी कम या नष्ट नहीं होता। कविता का रस शाश्वत और चिरंजीवी होता है।
तीसरा प्रश्न, छोटा मेरा खेत कविता में अंधर का क्या महत्व है? उत्तर, छोटा मेरा खेत कविता में अंधर अनजाने में उपजे भावनात्मक आवेग के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि कहना चाहता है कि कविता लिखने की प्रेरणा अनजाने में जगती है। कोई भावनात्मक आवेग आंधी के समान कवि के मन को झकझोर कर रख देता है। उसी क्षण नई कविता का बीज मन में अंकुरित हो जाता है। चौथा प्रश्न है, क्षण का बीज वहाँ बोया गया का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता की रचना किसी विशेष भावनात्मक क्षण में होती है। वह भावनात्मक क्षण किसी अंधर में से स्वयं पैदा होता है। जब कवि का हृदय किसी भावना के आवेश से तप्त होता है तो उसी समय कविता के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। पांचवा प्रश्न, कल्पना के रसायन को पी का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि कल्पना के रसायन को पी के माध्यम से कहना चाहता है कि जिस प्रकार पानी, खाद आदि रसायनों को पीकर खेत में पड़ा हुआ बीज अंकुर बनता है और धीरे धीरे फल फूल प्रदान करता है, उसी प्रकार कवि के मन में पैदा हुआ भाव कल्पना की प्रक्रिया से गुजरकर शब्दों और अलंकारों से प्रकट होता है। आशा यह है कि कविता की रचना में कल्पना शक्ति का बहुत महत्व है। छठा प्रश्न है, बीज गल गया निःशेष के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? अथवा छोटा मेरा खेत कविता में बीज गल गया निःशेष से क्या तात्पर्य है? उत्तर, बीज गल गया निःशेष के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब तक कविता का मूल भाव कवि के मन में पूरी तरह रच बस नहीं जाता, वह कवि निजता से मुक्त नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में, जब तक कविता के निजी संदर्भ समाप्त नहीं हो जाते और उसकी अपील सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक वह कविता के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाता। कवि के अहं का गलना, उसके निजी भावों का दंश नष्ट होना कविता की रचना के लिए अनिवार्य है। सातवां प्रश्न है, रस अलौकिक की धारणा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि कहना चाहता है कि काव्य का आनंद दिव्य होता है। उसकी तुलना किसी लौकिक आनंद से नहीं की जा सकती। वह आनंद ऐन्द्रिक नहीं आत्मिक होता है। उसे पढ़कर आत्मिक तृप्ति प्राप्त होती है। आठवां प्रश्न है, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसका आशय है कविता का मूल भाव क्षण भर में जन्म ले लेता है। वह किसी विशेष क्षण में कवि के मन से उदित होता है, परंतु उस कविता का आनंद अनंत काल तक व्याप्त रहता है। काव्य रस वर्तमान में ही नहीं, एक दो श्रोताओं को ही नहीं, अपितु हमेशा हमेशा के लिए सभी श्रोताओं को आनंद में सराबोर कर देता है। 9 नंबर प्रश्न है, बगलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, बगलों के पंख कविता सहज सुंदर है। उसका विषय जितना सुंदर है, उसकी अभिव्यक्ति उससे भी अधिक सुंदर है। इसमें काले बादलों के बीच सांझ के समय आकाश में पंक्तिबद्ध होकर विहार करते बगलों का चित्रण किया गया है। यह प्रकृति चित्रण हर प्रकार से मनोहारी है। इस कविता की भाषा अत्यंत सुकोमल है। छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुनासिकता वाले शब्दों की बहुतायत के कारण कविता मधुर बन पड़ी है। पांति बंधे बगलों के पंख पंक्ति का सौंदर्य देखते ही बनता है। कजरारे, हौले जैसे शब्दों पर भी मधुरता हावी है। आंख चुराना मुहावरे का प्रयोग मनोरम है। 10 नंबर प्रश्न है, कवि किसे रोक कर रखना चाहता है और क्यों? उत्तर, कवि सांझ के समय कजरारे बादलों से भरे आकाश में उमड़ते बगलों की पंक्तियों के सौंदर्य को रोक कर रखना चाहता है। उस दृश्य को देखने से उसका मन नहीं भरा। वह चाहता है कि वह दृश्य को और अधिक समय तक देखता रहे, इसलिए वह उसे रोक कर रखना चाहता है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।